Hello everyone, welcome to Divine Learning. Today we'll start a new chapter, chapter number 2 of our science book, Acids, Bases and Salts. बड़ा ही कॉमन नाम होगा आपके लिए। कोई आप में से शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो परिचित नहीं होंगे इस नाम से, इस चैप्टर से। एसिड, बेसेस एंड साल्ट शायद आपने क्लास 7 में पढ़ा भी होगा एसिड बेस साल्ट के बारे में। और आज हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। पूरे चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग साल्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोग एसिड और बेस को एक साथ क्यों देखेंगे? बिकॉज दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे हैव कंट्रास्टिंग नेचर्स। उनके जो नेचर होते हैं वो कंट्रास्टिंग है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा होते हैं। तो अच्छा रहेगा हम दोनों के बारे में एक साथ पढ़ें, पैरेलल चलें, इंटरेस्टिंग भी होगा, समझने में आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस, इनके बारे में। एसिड्स एंड बेसिस। आपने चूंकि थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में थोड़ी बहुत एलिमेंट्री जानकारी ली भी है पीछे के क्लासेस में, तो कुछ ना कुछ एसिड के बारे में जरूर जानते होंगे। खैर, बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं भी जानते हैं या 7 में आपने सीरियसली नहीं भी पढ़ा है तो कोई खास बात नहीं है। देखते हैं हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से। अगर आपसे कोई पूछ दे कि चलो 2 एसिड का नाम बताओ, 2 कॉमन एसिड, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो 2 नाम आता है, अगर 10 बच्चों से पूछा जाए कि कॉमन एसिड्स, किसी 2 एसिड का नाम बताइए आप, तो हम समझते हैं 10 में से 9 बच्चे ऐसे होंगे जो यही 2 एसिड बताएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl कहते हैं, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको H2SO4। ये 2 नाम इतना कॉमन है, ये 2 एसिड्स इतने कॉमन है कि हम समझते हैं 10 में से 9 बच्चे तो यही नाम लेंगे। तो हम कह सकते हैं these 2 are the most common acids। एक और नाम है जो कभी कभी यदा कदा आप जरूर सुनते रहते होंगे, नाइट्रिक एसिड। HNO3। These 3 acids are very common acids, काफी कॉमन है। बहुत कॉमन एसिड्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी एसिड्स हैं जो हम या तो प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट्स में किसी न किसी रूप में देखते हैं या हमारे डेली लाइफ में वो यूज हो रहा है। मे बी कि हम उसका नाम नहीं जान रहे, बट ये तो समझ रहे हैं कि ये खट्टा है, इट मीन्स इट हैज सम एसिड। तो ऐसे भी बहुत सारे एसिड्स हैं। हमारे लिए वो अनकॉमन इसलिए हैं हम क्योंकि हम उनका जो नाम है एसिड का वो लेकर उसे नहीं पुकारते हैं। बट कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। जैसे पहला, मे बी कितना ऊपर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं। पहला, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को केमिस्ट्री वर्ल्ड में इसका ओरिजिनल नाम, जिसे IUPAC नेम कहते हैं, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे उसके बारे में, उसको कहते हैं एथेनोइक एसिड। और हम जो एक केमिकल यूज करते हैं अपने घरों में या होटल्स में, काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, दैट इज विनेगर। ये विनेगर, सिरका, आपने जरूर नाम सुना होगा। ये एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव भी है। तो ये एसिटिक एसिड जो है
ये जो आप विनेगर देखते हैं, विनेगर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एथेनोइक एसिड का, एसिटिक एसिड का, यानी कि उसमें ढेर सारा पानी मिला दिया जाता है, वही है विनेगर। विनेगर में ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा विनेगर। अगर ये पार्ट आपको दिख नहीं रहा है तो हम इसे नीचे लिख देते हैं विनेगर। ठीक है। सेकेंड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड, दूध दही में, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये बनता ही है कैसे। एक्चुअली उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड्स हैं उसी की वजह से उस बैक्टीरिया का नाम जो दूध से दही जमाता है उसका नाम लैक्टोबैसिलस पड़ा है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड दूध या दही में होता है, ये भी एक कॉमन एसिड है। एक तीसरा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, अब ये सिट्रिक एसिड देखिए, आज अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, उसमें ये सिट्रिक एसिड तो लोग खूब यूज कर रहे हैं। इट इज फाउंड इन ऑल सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस। खूब नींबू का यूज कर रहे हैं लोग, कीमत बढ़ा दिए। कहते हैं उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इससे हम जो है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे और हम कोविड से लड़ सकेंगे। खैर, तो ये सिट्रिक एसिड। और आपको जानना चाहिए कि ये जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, लेमन टाइप के, लेमन, ऑरेंजेस और भी तरह के जो आप देखते हैं, लेमन के की वेराइटीज हैं, ऑरेंजेस की वेराइटीज हैं। इनकी एक बायो में फैमिली बनाई गई है जिसे सिट्रेसी फैमिली कहते हैं। ये ऑल बिलोंग टू सिट्रेसी फैमिली, और उसमें जो एसिड होता है उसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो इसमें हम सीधा ऐसे लिख देंगे सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स मीन्स लेमन्स, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। तो ये कॉमन एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स। और देखते हैं कुछ, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किसमें होता है? टैमरिंड। इमली तो बहुत खट्टा होता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी कोई ना कोई एसिड होगा। तो टैमरिंड में टार्टरिक एसिड हो गया। मैलिक एसिड का नाम आपने सुना होगा। नाम अगर नहीं सुना है तो आपने एप्पल तो जरूर ही खाया होगा, और एप्पल में भी एक प्रकार का सावरनेस होता है। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, बेसेस आर बीटर इन टेस्ट। ये तो हम लोग जान रहे हैं, इतना तो हमें पता है। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिन्हें मालूम नहीं होगा कि एसिड खट्टा होता है। तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, और ऑल दीज फूड प्रोडक्ट्स हैव सावर टेस्ट। किसी न किसी रूप में इसमें खट्टापन होता है। इट मीन्स इट कंटेन्स एसिड। कुछ और भी एसिड्स जिसके बारे में कि हम समझ सकते हैं, ब्यूटरिक एसिड कॉमन होता है। ब्यूटरिक एसिड, आपने कभी आपके घर में जो शुद्ध घी बना हुआ रहता है, एनिमल फैट, उसे टेस्ट करके देखा है? कुछ ना कुछ खट्टापन उसमें भी होता है। ब्यूटरिक एसिड यानी कि जितने भी बटर से बनने वाले घी वगैरह होते हैं उसमें भी एक एसिड होता है, और उसमें वो उसी की वजह से वो सावर नेचर का होता है, सावर टेस्ट देता है। एक और कॉमन एसिड का नाम मुझे याद आ रहा है, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, ब्यूटरिक एसिड के बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड्स जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसे ब्यूटेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो अब देखिए, ये एथेनोइक एसिड है, ये ब्यूटेनोइक एसिड है। इसका नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको पढ़ना है। ब्यूटेनोइक एसिड, तो नाम से आपको क्या लग रहा है? एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, एक जैसा लग रहा है। इट मींस एक फैमिली, एक ग्रुप का होगा। देखेंगे इसे और भी क्लियर करेंगे चैप्टर 4 में। और यहां पर एक हम लोग
फॉर्मिक एसिड नाम आपने शायद कहीं सुना हो, फॉर्मिक, और ये एंट्स में होता है, चींटियों में होता है। एक्चुअली एंट को फॉर्मिका कहते हैं और वहीं से ये फॉर्मिक एसिड नाम आया है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका। बट इसका असली नाम जो होता है केमिस्ट्री वर्ल्ड में इसे कहते हैं हम लोग मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड। अब आप यहां पर तीन एसिड्स को देख लीजिए, एथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड मेथनोइक एसिड। these three acids resemble with each other, एक दूसरे से मिलते जुलते नाम लग रहे हैं। इसमें से तीनों एक ही ग्रुप के होंगे, एक ही नेचर के होंगे, और इनके बारे में हम लोग क्लास चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। खैर, तो ये सारे जो एसिड्स आप देख रहे हैं, ये सारे जो एसिड्स आप देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन एसिड्स नहीं है। हालांकि ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं ये कॉमन है, इनका तो यूज हम लोगों के घर में डेली होता है, बट इनके एसिड्स का नाम अगर आप नहीं जानते थे तो अब आपको जानना है। आपको ये जानना है, ये याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब दोनों ही एसिड्स में क्या फर्क है? ये तीन कॉमन एसिड हमने देखा यहां पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तो बिल्कुल कॉमन है। बट दीज ऑल आर अनकॉमन एसिड्स एंड आर फाउंड इन आइदर प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स। these acids are called inorganic acids. Inorganic acids, and these acids are organic acids. अब यहां पर हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वर्ड को समझना है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक वर्ड, जब इनका केमिकल फॉर्मूला आप देखेंगे तो आपको फर्क स्पष्ट समझ में आने लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं देखना है, सिंपली इतना समझना है, दीज ऑल एसिड्स हैव कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी दो चार का आप गूगल पर सर्च करके चेक कर लें, या किसी बुक्स में अगर मिल जाए, तो आप गौर करेंगे कि ऑल द एसिड्स हैव कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दीज एसिड्स डोंट हैव कार्बन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, किसी में कार्बन नहीं है। तो ये बिना कार्बन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको केमिस्ट्री की दुनिया में इनऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन से जो बने हुए कंपाउंड्स हैं, एक दो एक्सेप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड टाइप का, बाकी कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसीलिए आपका जो चैप्टर नंबर 4 होता है वो कार्बन कंपाउंड्स, उसे हम लोग आगे चल करके केमिस्ट्री के एक अलग डिवीजन के रूप में जानते हैं, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि वो कार्बन के कंपाउंड्स की चर्चा वहां होगी। अब यहीं से आपको एक इंडिकेशन तो मिल गया होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज कार्बन इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की दुनिया में, कि इनके इतने सारे कंपाउंड्स, और ये लिस्ट काफी होता चला जाएगा अगर आप सर्च करना स्टार्ट करें तो, एंड दे ऑल आर मेड फ्रॉम कार्बन। इनमें कार्बन होता है, अब बिना कार्बन वाले कम है। इसीलिए आपने कभी आप यहां भी गौर करेंगे कि आप कार्बन के बारे में एक अलग चैप्टर दिया गया है आपके बुक में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लेकिन कभी आपने गौर किया है बाकी के एलिमेंट्स के बारे में अलग से क्यों नहीं पढ़ा है? कि ऑक्सीजन का कोई चैप्टर अलग से क्यों नहीं है, सोडियम का कोई चैप्टर अलग से क्यों नहीं है? जैसे जैसे हम लोग
केमिस्ट्री की दुनिया में आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आने लगेगा हाउ इंपॉर्टेंट इज कार्बन। इनके कंपाउंड्स की संख्या काफी अधिक होती है, इनके खास नेचर होते हैं, जिसकी वजह से इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल दो तरह के एसिड्स के बारे में आज हम लोग अभी देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स की एक और खासियत होती है कि दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड दे आर वीक एसिड्स, ये वीक एसिड्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग देखिए क्या होता है, हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है कोई भी एसिड ये भी देखेंगे, और वीक क्यों होता है। बट यहां अगर हम इतना जान सके हैं कि दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, वे नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, चीजों को डैमेज कर सकते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स, आप लेबोरेटरी में जब आप कोई लैब करते हैं एसिड से रिलेटेड, तो आपको केयरफुल रहना होता है। कहा जाता है कि टीचर के असिस्टेंस में ही वो लैब करना है। क्यों? बिकॉज एसिड्स आर कोरोसिव, नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। तो ये चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये ज्यादा कोरोसिव होते हैं, हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि ये वीक एसिड्स होते हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हम इन्हें खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ये जाता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसे तो खा नहीं सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड काफी डाइल्यूट करने के बाद भी थोड़ा मुश्किल है। तो दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर वीक एसिड्स। तो फिलहाल तो अभी हमने देख लिया कि एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। Inorganic acids are strong acids and organic acids are weak acids, less corrosive. अब अगला पार्ट, इस टॉपिक के अगले पार्ट में अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई सैंपल दे दिया गया है, अगर हमें कोई मटेरियल दे दिया गया है, तो हम कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सैंपल इज एसिड और बेस। ये एसिड है या बेस है, इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है और जानना आपके लिए ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर लैब आपको करना होता है और लैब से रिलेटेड क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। सबसे आसान तरीका है कि हम टेस्ट कर लेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है हम टेस्ट कर लेंगे। एसिड्स आर, ये तो आप जानते हैं, खैर हाउ टू आइडेंटिफाई देखते हैं। इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिकेट ये कैसे करते हैं। इंडिकेटर्स, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, सबसे आसान तरीका है बाय टेस्ट, टेस्ट करेंगे।
करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे? अगर वो एसिड है तो सावर होगा, और अगर वो बेस है तो बीटर होगा। इतना तो आप जानते होंगे। एसिड्स जो होते हैं वो सावर नेचर के होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेसेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं। जैसे नीम का पत्ता होता है ना, ऐसा ही बीटर होता है। आप तो जानते होंगे। बेस के कुछ एग्जांपल्स के बारे में मैं नहीं बता सका, तो यहाँ पर जरा सा मैं बेस के कुछ एग्जांपल्स को देख लेता हूँ पहले। एसिड के एग्जांपल्स को तो अभी हमने देखा, बहुत सारे एसिड्स के बारे में देखा। बेस भी कुछ कॉमन बेस, अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, क्लास 7 को अगर आप याद रिकॉल कर सकते हैं तो आपको इतना तो पता होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर सम कॉमन बेसिस। ये बहुत कॉमन बेसिस हैं और लेबोरेटरी में इसका यूज होता है काफी। लेकिन कुछ जो ऐसे बेसिस होते हैं जो आपके हाउस होल्ड थिंग्स में, हाउस होल्ड आइटम्स में पाए जाते हैं, उन्हें भी देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। जैसे तीता क्या होता है हमारे घरों में जो सामान, जैसे आप नहाते वक्त, आप में से शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो नहाते वक्त साबुन टेस्ट नहीं किया होगा। तो कैसा होता है टेस्ट? जस्ट आप समझ लीजिए वो टिपिकल टेस्ट है बीटर इसका, बेस का। अगर आपने ऐसा नहीं टेस्ट किया है तो जाकर के साबुन को टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा खा के देख लीजिए, फिर फेंक देना है, उगल देना है, और वो जो टेस्ट होता है दैट इज अ टिपिकल टेस्ट, दैट इज द टिपिकल टेस्ट ऑफ अ बेस। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेस्ट, टूथपेस्ट, इसे पेस्ट ना लिख करके टूथपेस्ट लिखें, कंफ्यूजन होगा। टूथपेस्ट, अभी के टूथपेस्ट में तो कुछ थोड़ा स्वीटनेस मिला दिया गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा टेस्टी हो गया है। बट आपको याद होगा पहले के समय में लाल दंत मंजन हम लोग यूज करते थे, तो उसका टेस्ट कैसा हुआ करता था? क्योंकि वो बेस होता है। अब उसे टेस्टी बनाने के लिए कुछ उसमें केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीखा नहीं लगता है। ये सभी बेसेस होते हैं। एक और कॉमन बेस है जो हमारे घरों में निश्चित रूप से होता है, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी उसे कहते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर जो होता है, खाने वाला सोडा, हम फूड आइटम्स में मिलाते हैं, उसमें सॉफ्टनेस, उसमें उसे फ्लफी बनाने के लिए, उसे सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए हम डालते हैं बेकिंग पाउडर को। दीज ऑल आर सम कॉमन बेसेस यूज्ड इन आवर होम्स। ये अब देखिए यहां भी दो तरह के बेस को आप देख रहे हैं। फर्स्ट बेस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दीज ऑल बेसेस आर नॉट फाउंड इन आवर होम्स। ये हमारे घरों में तो नहीं होते हैं, ये हाउस होल्ड आइटम के रूप में नहीं जाना जाता है, ये लेबोरेटरी में होता है। और इनकी एक खासियत होती है कि दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। और यहां जो आप घरों में देख रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम उसे यूज कर रहे हैं। हमारे बॉडी से उसका संपर्क हो रहा है, या तो उसे हम खा रहे हैं, या ब्रश कर रहे हैं, या शरीर पर लगा रहे हैं। ये सारे जो बेसेस हैं ये वीक बेसिस होते हैं, यानी कि बेस भी एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। ये सारे वीक बेसिस होते हैं।
तो हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स एसिड का भी और कुछ एग्जाम्पल बेस का भी, और अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं इंडिकेटर्स, कैसे इंडिकेट होता है कि ये जो गिवन सैंपल है, जो नमूना दिया गया है, वो एसिड है या बेस है, कैसे पता चलता है। तो सबसे पहला तो आसान तरीका है कि टेस्ट करके देखेंगे, लेकिन ये बेहद खराब तरीका है। टेस्ट करके हम भला एसिड को कैसे चेक करेंगे अगर गिवन सैंपल पता चला कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो बड़ा नुकसानदेह होगा। इसलिए टेस्ट करके हम किसी भी गिवन सैंपल अननोन मटेरियल का पता नहीं लगा सकते हैं, ये तरीका एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। खैर, अब दूसरा तरीका, अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं। आप वीडियो देखकर इसे कॉपी कर लें। सेकेंड मेथड, कलर। हाँ, कलर से अगर हो जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर कलर से इंडिकेट हो जाए कि ये गिवन सैंपल एसिड है या बेस है, तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो कलर कैसे, क्या होगा, इसके लिए आपको एक केमिकल आएगा, उसे कहते हैं हम लोग लिटमस सॉल्यूशन। पहला ये लिटमस सॉल्यूशन है। इस लिटमस सॉल्यूशन एक प्रकार का सॉल्यूशन है, आपके लेबोरेटरी में होता है, और ये एक प्रकार के प्लांट से तैयार होता है, और वो प्लांट भी बड़ा ही यूनिक होता है। वो जो प्लांट होता है वो होता है लाइकेंस। ये लाइकेंस जो होते हैं वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे पुराने पेड़ के जो बार्क होते हैं, उनके जो छाल होते हैं, उनके ऊपर धब्बे के रूप में, ग्रीनिश चत्ते के रूप में, ग्रीनिश एंड व्हाइटिश दोनों जैसा दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर ग्रीनिश, वैसा चत्ता दिखाई देगा, लगेगा कि कोई दाग सा पड़ गया, किसी ने मोहर लगा दिया है, तो दैट इज लाइकेंस। वो लाइकेंस होते हैं, और लाइकेंस थैलोफाइटा का एक मेंबर होता है। जब आपको याद होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें सबसे पहला जो ग्रुप था दैट वाज थैलोफाइटा। उसमें थैलस बॉडी होता है, यानी कि रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स का क्लियर कोई पता नहीं चलता है क्या है। तो वैसे ग्रुप में आने वाले प्लांट्स थैलोफाइटा कहलाते हैं, और ये लाइकेंस जो होते हैं वो थैलोफाइटा में होते हैं। और एक यूनिक बात इसमें ये होती है लाइकेंस के बारे में कि दे आर इन सैप्रोफिटिक रिलेशन विथ फंगस। आपने पढ़ा होगा ऐसा कहीं ना कहीं कि ये जो कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दो एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं, और बहुत ही एक्सेलेंट एग्जाम्पल होता है लाइकेंस। ये फंगस के साथ रहते हैं। लाइकेंस आर ग्रीन, दे आर algae, they are green, they are able to do photosynthesis, but fungus are non-green, but they are able to absorb nutrients from either soil or water or कहीं भी। पुराने प्लांट का जो बार्क होता है वो तो सड़ने लगता है, खराब होने लगता है धीरे धीरे, ऊपर वाला लेयर उसमें धूल कण भी जम जाते हैं, तो वहां पर ग्रो करना इनके लिए बड़ा फेवरेबल होता है, और जमीन पर भी जहां पर। खैर, हमको वहां नहीं जाना, हमें उस लाइकेंस से तैयार किया जाता है एक केमिकल जिसे कहते हैं लिटमस सॉल्यूशन। इस लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर भी बना लिया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन से आप भी लिटमस पेपर बना सकते हैं। कागज के स्ट्रिप्स को उसमें डुबा दें, फिर निकाल करके सुखा दें। खैर, अब यहां पर हम लोग देखते हैं लिटमस सॉल्यूशन। ये लिटमस सॉल्यूशन जो होते हैं ये किस कलर के होते हैं? अपने तो ये पर्पल कलर का होता है,
ये पर्पल कलर का होता है। लेकिन जब इसे हम लोग एसिड में डालते हैं, तो ये रेड हो जाता है, और जब इसे बेस में डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। लिटमस सॉल्यूशन है, और कहीं किसी चाइना डिश में आपने थोड़ा सा एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सपोज, और उसमें 2 बूंद अगर आप लिटमस सॉल्यूशन गिरा देते हैं तो चूंकि वो एसिड है वो रेड हो जाएगा। और अगर आप सैंपल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग पाउडर का घोल ले लिया है तो वो ब्लू हो जाएगा। ये तो आपको शायद पता भी होगा। लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर का भी सेम इफेक्ट होता है। लिटमस पेपर को भी एसिड रेड कर देता है और बेस ब्लू कर देता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है या बच्चे रटते हैं कि लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को एसिड रेड कर देता है, रेड लिटमस को बेसेस जो होते हैं वो ब्लू कर देते हैं। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखना है, लिटमस पेपर जैसा भी हो, एसिड में जाएगा तो वो रेड होगा, बेस में जाएगा तो वो ब्लू होगा। अब रेड लिटमस ही ले लिया हमने और एसिड में डाल दिया, रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, याद रखना है एसिड रेड और बेस ब्लू। तो कलर से पहचान में अगर आ जाए तो ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि ये जो है सैंपल दिया हुआ वो एसिड है या बेस है। एक सवाल होता है कि और कोई ऐसा इंडिकेटर है, ऐसा कोई इंडिकेटर जो कलर से पता कर दे। एक और है, एक नाम देते हैं, आपके घरों में होता है टर्मेरिक। हल्दी। अब आप देखे होंगे कभी कभी हम लोग जब खाने के क्रम में सब्जी या दाल जिसमें कि हल्दी होता है वो आपकी कमीज पर अगर गिर जाए तो, और जब उसे आप सोप्स या डिटर्जेंट से साफ करते हैं तो साफ करते वक्त वहां पर वो येलो कलर का वो दाग, आपके ऊपर जो दाग स्टेन लगा है वो दैट इज ऑफ येलो कलर, बिकॉज टैमरिंड इज येलो इन कलर। ये तो येलो होता है अपने खुद, ये तो येलो होता है। लेकिन जैसे ही आप इस पर साबुन या सर्फ रगड़ते हैं ये रेड हो जाता है। ये आपने साफ करते वक्त, कपड़े को साफ करते वक्त देखा होगा। ये तो बेस पर, क्योंकि साबुन सर्फ क्या है, वो बेस है, और बेस पर टर्मेरिक ने कैसा दिया इफेक्ट कि वो येलो कलर रेड हो गया। लेकिन एसिड पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। हाँ, बेस पर ये येलो को क्या कर देता है, रेड कर देता है। रेडिश ब्राउन आप कह सकते हैं, रेड ब्राउन ऐसा कलर कर देता है। ये दोनों ही जो इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज के द्वारा हमें बताते हैं ये एसिड है या बेस, ये दोनों ही इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं। टर्मेरिक तो प्लांट प्रोडक्ट है और लिटमस सॉल्यूशन भी प्लांट प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इंडिकेट करते हैं वेदर द गिवन सॉल्यूशन, गिवन सैंपल इज आइदर एसिड और बेस। तो कुछ ऐसे केमिकल्स जो होते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। पहला, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अच्छा ऑरेंज नाम इसमें लगा हुआ है, इससे तो क्लियर हो रहा है कि ये ऑरेंज कलर का होता होगा। ये ऑरेंज कलर का होता होगा, खुद ये ऑरेंज होता है। ये भी आपकी लेबोरेटरी में है। अब देखते हैं इस मिथाइल ऑरेंज को बारी बारी से हम लोग एसिड पर डालेंगे और बेस में डालेंगे, ठीक है।
एसिड और बेस में डालेंगे। एसिड में जैसे ही डालेंगे ये रेड हो जाएगा। था तो ऑरेंज, जैसे ही एसिड में 2 बूंद मिथाइल ऑरेंज, एक प्रकार का लिक्विड होता है, सॉल्यूशन होता है, उसे जैसे ही एसिड पर डालेंगे ये रेड हो जाएगा, और जैसे ही बेस पर डालेंगे ये येलो हो जाएगा। ऑरेंज है मिथाइल ऑरेंज। हमने 2 चाइना डिश में, एक में एसिड ले लिया, एक में बेस ले लिया। एक में एसिड वाले में डाला तो वो ऑरेंज से रेड हो गया, खुद उसका कलर चेंज हो गया, और बेस वाले में डाला तो वो येलो हो गया। एक और केमिकल होता है जो आपके लेबोरेटरी में होता है, कॉमनली पाया जाता है, और वो है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन, इसका स्पेलिंग जरा सा आप चेक कर लेंगे, ठीक है? फिनोल्फ्थलीन। अब सबसे पहले अब देखते हैं फिनोल्फ्थलीन क्या क्या होता है। तो ये खुद जो होता है फिनोल्फ्थलीन, वो कलरलेस होता है। ये खुद अपने कलरलेस होता है। अब इसको क्या करते हैं, इसको भी एसिड और बेस दोनों में डालकर देखते हैं। एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस में इसे डालते हैं। एसिड में जैसे ही इस फिनोल्फ्थलीन को डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब बेस में इसे डालते हैं तो ये हो जाता है पिंक कलर का। तो हमने देखा 4 तरह के मटेरियल्स को, जो कि कलर चेंज के द्वारा बताते हैं कि ये दिया हुआ सैंपल एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, ना तो एसिड है या ना बेस है। इसमें से ये 2 जो थे, लिटमस सॉल्यूशन एंड टर्मेरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर्स थे। इनको इंडिकेटर कहते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स थे क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, नेचर, तो इसको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और ये दोनों केमिकल्स हैं, इन्हें बनाया जाता है कमर्शियली, इन्हें तैयार किया जाता है, इसीलिए इनको हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो यानी कि कलर चेंज द्वारा बताने वाले ये 4 इंडिकेटर्स हैं, 2 नेचुरल, 2 आर्टिफिशियल। इसके अलावे भी एक तरीका है जब हम पता कर सकते हैं कि दिया हुआ नमूना वो क्या है, वो नमूना दिया हुआ क्या है, और वो है स्मेल। स्मेल से भी हम पता कर सकते हैं। स्मेल से कैसे पता करेंगे? तो बहुत कॉमन, सबसे पहले प्याज ले लेते हैं। प्याज का पतला पतला चॉप, उसके स्लाइस को काट देते हैं, और उस प्याज के बीच में पतला पतला कपड़े का 2 टुकड़ा डाल देते हैं और उसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ऑनियन का। सुबह जब निकालेंगे तो वो कपड़ा भी ऑनियन प्याज की तरह का वो स्मेल दे रहा होगा, दोनों ही पीस कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा। अब हम एक पर एसिड डाल देंगे, दूसरे पर बेस डाल देंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया वो क्या है? ओनियन। ओनियन हम समझते हैं, इसे मैं साफ कर देता हूं, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ओनियन, ओनियन क्या किया, क्या इफेक्ट रहा इसका? अपने तो खुद का होता है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, ओनियन का स्मेल होता है स्ट्रॉन्ग।
और ये एसिड के साथ जब ये उस कपड़े पर जो रात भर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले ओनियन के बीच में, उसमें जैसे ही एसिड ड्रॉप करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट एसिड में। लेकिन बेस जैसे ही उस पर 2 बूंद डालते हैं, 4 बूंद डालते हैं, उसका स्मेल गायब हो जाता है, स्मेल डिसअपियर्स, स्मेल ही गायब हो गया। तो प्याज का टुकड़ा है, उसमें स्मेल होता है, अगर एसिड डाल दिया तो स्मेल बरकरार रहेगा, और ऐसा केमिकल हमने डाला जिससे उसका स्मेल ही गायब हो गया। इट मींस कि वो केमिकल क्या था, कोई बेस था। दूसरा एग्जांपल है वनीला। वनीला एसेंस तो बहुत कॉमन है, ये एक प्रकार का टेस्ट है, वनीला से बनाया जाता है। ये वनीला के साथ भी यही है। इसका कैसा स्मेल होता है, इसका तो बड़ा अच्छा स्मेल होता है, स्वीट स्मेल होता है। ये स्वीट स्मेल होता है वनीला का। और इसको अगर एसिड से ट्रीट करवाया जाए, एसिड, तो इसका जो स्वीट स्मेल है वो कंटिन्यू करेगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बट जैसे ही इसे बेस से मिलवाएंगे, इस पर बेस डालेंगे, इसका स्वीट स्मेल गायब हो जाएगा, स्मेल डिसअपियर्स। अब देखिए हमने कितना तरीका देखा। टेस्ट तो बस ऐसे ही है, टेस्ट से हम चेक नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। दूसरा है कलर चेंज। कलर चेंज से हम लोग 4 तरह के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, 2 नेचुरल और 2 आर्टिफिशियल। इनसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इसमें फेनोल्फथलीन बहुत अच्छा नहीं है, फेनोल्फथलीन, क्योंकि ये जो है एसिड के साथ कोई चेंज, एसिड के कलर में कोई बदलाव नहीं लाता है। तब तो पता नहीं चलेगा कि वो कलरलेस, वो कलर चेंज नहीं हुआ तो वो एसिड है या न्यूट्रल है, ये तो पता नहीं चलेगा। इसलिए ये उतना अच्छा तरीका नहीं। मिथाइल ऑरेंज ज्यादा बढ़िया तरीका है, एसिड को रेड और बेस को येलो कर देता है। लिटमस सॉल्यूशन अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छा तरीका है। टर्मेरिक के साथ भी दिक्कत क्या है, ये एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं देता, तो हम कैसे समझेंगे वो मटेरियल एसिड है या सिंपल डिस्टिल्ड वाटर है। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, जो दोनों के साथ दोनों को इंडिकेट करे अलग अलग तरीके से, वो ज्यादा अच्छा है। स्मेल भी बहुत अच्छा इंडिकेटर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां पर नो इफेक्ट है, तो नो इफेक्ट एसिड दिया या वो न्यूट्रल था, कैसे पता चलेगा। उसी तरह यहां तो ओनियन और वनीला यानी कि स्मेल से जो पता हम लोग करते हैं चीजों को, एसिड्स और बेस को, वो भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। टेम्पररी या लाचारी में कर सकते हैं, बट सबसे बढ़िया तरीका हमारे समझ से क्या रहा, नेचुरल में लिटमस सॉल्यूशन और आर्टिफिशियल में मिथाइल ऑरेंज। तो आज हम लोगों ने अपने इस क्लास में देखा एसिड्स एंड बेसिस के बारे में, उनके कुछ कॉमन और कुछ अनकॉमन एग्जाम्पल्स के बारे में, और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, उनके इंडिकेटर्स के। अब हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग और भी कुछ बातों को समझेंगे। अभी कंटिन्यू करना है एसिड और बेस को। ये आपको, इसे आप अपने नोटबुक में, अपने फेयर नोटबुक में अच्छे तरीके से सजा करके, कलर का यूज करके इसे नोट करेंगे। और भी कुछ लिस्ट अगर आपको कहीं से अवेलेबल होता है तो उसे भी उसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये लैब वर्क के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है। फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो, अगले क्लास में हम लोग फिर आगे पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।